Today we are going to discuss the best 10 ways with which we can improve the boiler efficiency. हालांकि there are number of ways with which we can improve the boiler efficiency. Out of which I have chosen the best 10 ways with which are essential, which are mandatory to know for all of us. So we will start with this quote. The most dangerous kind of waste is the waste we do not recognize. इसका मतलब है कि सबसे खतरनाक वेस्ट वो वेस्ट है जिसको हम पहचान नहीं सकते हैं, चाहे वो हमारे पर्सनल काम में हो चाहे वो प्रोफेशनल काम में हो। जब तक हम अपने वेस्ट को पहचान नहीं पाएंगे तो उसकी रेमेडी भी नहीं कर पाएंगे, और जब रेमेडी नहीं कर पाएंगे तो वो वेस्ट कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये मानना है शियो शिंजो साहब, ये जापानीज इंडस्ट्रियलिस्ट इंजीनियर हैं, ये ऐसा इनकी कन्विक्शन है, और इसी कन्विक्शन के साथ इन्होंने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की नींव रखी थी, जो कि आज बड़े बड़े IIM या बिजनेस स्कूल में पढ़ाया जाता है, एक स्पेशल कोर्स है। तो हम आज बॉयलर एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। बॉयलर एफिशिएंसी में इम्प्रूव करने का मतलब यह है कि हमारी जो एनर्जी है, हम उसमें जो इनपुट दे रहे हैं उनका बेस्ट वे में मैक्सिमम जितना संभव हो सके उसका यूटिलाइजेशन करना और अपने लॉस को बचाना, एनर्जी का लॉस ना हो। तो हमारा यहाँ पर जो लॉस है, जो वेस्ट है, जो एनर्जी है, उसको बचाना। तो उसी के संदर्भ में 10 बेस्ट वेस्ट चुने गए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, फिर हम पहले वेज पे जाएं, उससे पहले जानना ये भी जरूरी है कि बॉयलर एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी का फिजिकली मतलब क्या है, इसे क्यों पढ़ते हैं और कहाँ यूज कर सकते हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू कैलकुलेट द बॉयलर एफिशिएंसी। वन इज द डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज द इनडायरेक्ट मेथड। पहले मैं इनडायरेक्ट मेथड पे आऊंगा। इनडायरेक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसमें ये जानना जरूरी है, हमारे जो बॉयलर ऑपरेटर्स हैं या मेंटेनेंस इंजीनियर्स हैं या सर्विस इंजीनियर्स हैं, उनके लिए मेथड जानना जरूरी है। जरूरी क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमने ये जो ये निकालने का फॉर्मूला है 100 माइनस सम, सॉरी ये मिस्टेक है, ये लोग के माइनस नहीं है, ये प्लस है साथ। L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 6 7, ये जो L1 L2 L3 है सारे सेवन, ये हमारे लॉसेस हैं। लॉसेस L1 हमारे वो लॉस हैं, ये मतलब जैसे अपने अपने इंडस्ट्री के पैरामीटर्स हैं जो मान लेती हैं, जैसे कि हमारी इंडस्ट्री प्रोसेसिंग की स्टीम यूटिलाइजेशन, राइस पार बॉइलिंग है, तो हम अपनी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव जो लॉसेस मेन कंसर्न है उनको हिसाब से इनकी कैटेगरी बनाते हैं। उनके अपना एक प्रोसीजर है, ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके मैं ऊपर से बता देता हूँ। L1 हमारे वो लॉसेस हैं जो फ्लू गैस में हमारी हीट जा रही है। L2 वो लॉसेस हैं जो हमारे मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फ्यूल की वजह से हो रहे हैं। L3 वो लॉसेस हैं जो एक्सेस एयर ऑफ द फर्नेस में है उसकी वजह से हो रहे हैं। इसी प्रकार से ये 3 फंडामेंटल, बाकी 3 को इंडस्ट्री अपने हिसाब से चूज करती है, जिसमें कि एक ये भी आता है कि रेडिएशन लॉस या जो विदाउट इंसुलेशन की वजह से हमारा हीट लूज करती है। ठीक, तो इस मेथड से हम यह आइडिया लगाते हैं, जब हम ये लॉस कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमें ये आइडिया लगता है कि हमारा कहाँ पर लॉस ज़्यादा हो रहा है, और जब हमें ये आइडिया लग जाएगा कि लॉस कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो उसकी हम अकॉर्डिंगली रेमेडी कर लेते हैं। ठीक, तो ये बॉयलर ऑपरेटर के लिए भी जानना जरूरी है और मेंटेनेंस के लिए भी और सर्विस के लिए भी, तो इससे आइडिया लग जाता है, ये वेरिएबल के तौर पर काम करते हैं। सेकेंड वन डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड है, ये काम आता है बॉयलर एफिशिएंसी निकालने के पेपर पे। इसकी और इसमें डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ये एक्यूरेट होता है, ये कम एक्यूरेट होता है। इसकी लिमिटेशंस होती हैं, इसकी भी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशन जो है वो मैंने लिखी हुई है। डायरेक्ट मेथड गिव्स द एफिशिएंसी एट F and A 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब क्या हो? देखो, बॉयलर एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इंट्यूटिवली हमें पता है, हम कम एनर्जी के साथ में जितना ज़्यादा आउटपुट लें तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर हमारा इनपुट कम हो जाए और आउटपुट बढ़ जाए, या तो इनपुट कम हो जाए या आउटपुट बढ़ जाए, अगर दोनों में से एक भी काम हो रहा है तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है। लेकिन इस मेथड के साथ अगर आप ध्यान से देखिए तो हमें यह पता नहीं चलता है कि हम इतना दें इतना ना दें, जगह है ये नहीं देगा। आप पानी को 20 डिग्री सेंटीग्रेड में तो नहीं पड़ता, आप
कि भैया ये कहता है मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एफिशिएंसी देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे 500 किया हुआ है, हमारे यहाँ पर वही लिखा है। तो ये अब बात में आती है कि क्यों लिया गया, इसकी वजह ये है क्योंकि बॉयलर इंडस्ट्री में ये होता है कि हम डिपेंड करते हैं कि हमारा जो वाटर सप्लाई का फीड वाटर का जो टेम्परेचर है वो जगह जगह पर वेरी करता है, सीजनेबल वेरी करता है, हर सीजन में वेरी करता है। तो अगर हम फंडामेंटल जो इनपुट्स हैं उनके बेस पे क्लियर कैलकुलेट करेंगे तो ये बदल बदल के आएगी और हमें अपने डिवाइस को डिफाइन करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर बेंचमार्क नहीं मिलेगा। तो ये नॉर्मलाइज और स्टैंडर्डाइज वे बनाया गया बॉयलर को डिफाइन करने के लिए इंटरनेशनली। तो हमने इसमें क्या किया, इन्होंने ये माना कि हम पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का देंगे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको स्टीम में बदलने का जितना फ्यूल कंजप्शन होगा और जितना स्टीम वो देगा उसको कैलकुलेट करके जो एफिशिएंसी आ रही होगी वो हमारी स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होगी। अब इसे आप चाहे भारत में ले जाएं, चाहे अमेरिका ले जाएं, चाहे जहां मर्जी ले जाएं, ये ऐसे ही कैलकुलेट होगा और इतना ही दे रहा होगा। जो ये मेथड लिमिटेशन के साथ में आता है, इससे हमें नहीं पता लगता कि हम अब इस फॉर्मूले की तरफ देख के हम ये नहीं कह सकते कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में लिमिटेड है। इसमें बता दिया कि मेरा जो कंस्ट्रेंट है वो ये है, मैं इसको फॉलो करूंगा और इस पे दूंगा। तब बात आती है कि एफिशिएंसी को फिर कैसे बढ़ाया जाए। जैसा कि मैंने बताया, एफिशिएंसी बढ़ाने से हमारा यहाँ मतलब है कि एनर्जी के बेसिस से बचाना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम बचा सकेंगे वो हमारा एफिशिएंसी इंप्रूव में ही काम आएगा। लेकिन होता है एक तरीका, एक बॉयलर एफिशिएंसी जो हम डिफाइन करते हैं वो स्टैंडर्ड होती है। जब हम डिवाइस डिजाइन करते हैं तो उस टाइम पर हम कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है हमारी डिवाइस की एफिशिएंसी 90% है, तो इसका यूज हम फिर फ्यूल कंजम्पशन में निकालने के लिए करते हैं। इसका सिर्फ इतना ही यूज होता है, वो भी स्टैंडर्ड लिमिटेशन के साथ। ठीक, तो अब हम एफिशिएंसी से बॉयलर, अब आप कह सकते हैं कि साहब जब हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी 90% है ऑलरेडी, तब आप सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो तो डिफाइन है। तो यहाँ पर इस एफिशिएंसी का मतलब बढ़ाना नहीं है, वो तो सिस्टम की ऑलरेडी है। यहाँ पर सिस्टम की एफिशिएंसी का मतलब यह है कि हम पूरे बॉयलर सिस्टम उसमें लगा के आपका इकोनोमाइजर से लेके एयर प्रीहीटर तक जितना भी बॉयलर सिस्टम है उसमें जितना भी आप फ्यूल दे रहे हैं उसका जो इनपुट है मतलब एनर्जी वो प्रॉपर वाटर में ट्रांसफर हो जाए, स्टीम में बन जाए, उसका वेस्ट ना हो। तो हम कंक्लूसिवली यहाँ पर बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये दो मेथड है, ये पता लग गया होगा आपको। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट वन, बाय इंक्रीजिंग द फीड वाटर टेम्परेचर। ये पहला तरीका है बॉयलर सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने का। हायर फीड वाटर टेम्परेचर लीड्स टू द इंक्रीज्ड बॉयलर आउटपुट विद रिड्यूस्ड फ्यूल कंजप्शन। अंडरस्टूड है, आप पानी 20 डिग्री का देंगे बॉयलर के अंदर तो, और उसमें 80 डिग्री का देंगे तो 20 डिग्री वाला ज़्यादा पानी लेगा, सॉरी ज़्यादा एनर्जी लेगा, और 80 डिग्री वाला कम लेगा। ठीक, तो जैसा कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं 10 डिग्री टेम्परेचर फीड वाटर का बढ़ाने पर 1% एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये ऐसे थंब रूल है, ये इतना एग्जैक्ट नहीं है, 0.85 0.95 और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है, पर एज ए जनरल कंसिडरेशंस को हम कंसीडर कर सकते हैं कि 10 डिग्री टेम्परेचर पर लगभग 1% बॉयलर की एफिशिएंसी पर फर्क पड़ता है। ठीक है, इसको समझेंगे उदाहरण की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडरिंग ए 2 TPS बॉयलर विद 90% कंडेंसेट रिकवरी रनिंग ऑन अ गैस इन फ्यूल ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू 11,500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, प्राइस ऑफ गैस मैंने कंसीडर किया है 100 रुपीज पर केजी। तो मेकअप वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होगी 90। अच्छा, कंडेंसेट रिकवरी 90% है तो कंडेंसेट जा रहा है तो 10% मेकअप वाटर की जरूरत पड़ेगी, तो 10% हमारा होगा 200 किलोग्राम पर घंटा 2 TPS के लिए। ठीक साहब, तो मेकअप फीड वाटर टेम्परेचर आपका 30, आप उसको ये जो मेकअप वाटर है 200 किलोग्राम 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर दे रहे हैं, एंड टेम्परेचर इनसाइड द डीएरेटेड टैंक इज 95 डिग्री सेंटीग्रेड, और डीएरेटेड टैंक का आपका 95 डिग्री है, तो 30 से 95 तक इस पानी को पहुंचना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर बैलेंस होगा वहां पर। तो इस पानी को 30 से 95 पहुंचाने के लिए
एनर्जी रिक्वायर्ड 200 किलोग्राम को, ये 13,000 किलो कैलोरी पर घंटा हमारी इस पे टेम्परेचर राइज में जा रही होगी। ठीक, ये तो बॉयलर रन्स 15 आवर पर डे। अगर एक बॉयलर 15 घंटे चलता है एक दिन में, तो ये एनर्जी बन जाती है 1,95,000 किलो कैलोरी एक दिन की। और अगर विच इक्विवेलेंट टू द 12 किलोग्राम ऑफ गैस पर डे, अगर इसको इसकी कैलोरी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 12 किलोग्राम गैस आपकी खत्म हो गई इस पानी का टेम्परेचर राइज करने में 30 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है सर, ये पर डे का है। नाउ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर राइजिंग द फीड वाटर टेम्परेचर 1200 रुपए पर डे। ठीक, ये एक दिन का है। और अगर आपका 300 दिन बॉयलर रन करता है एक साल में, तो ये कॉस्ट बन जाती है 3,60,000 रुपए। भाई 12 में 17 आएगी क्या 17 क्या आएगी गैस पर डे। अच्छा, कम कर देती है मैंने। तो ये 95 को आप 11,500 रुपये डिवाइड करोगे। हाँ 11,500 से हाँ कितने ऐड कर सकते 17 16.9। तो और भी ज्यादा हो जाएगी, ये तो फिर मिनिमम रहा। और ज़्यादा आएगी। और भी ये 3 लाख लेके 4.5-5 लाख तक पहुंच जाएगी कॉस्ट आपकी। और इस कॉस्ट को सेव किया जा सकता है इकोनोमाइजर लगाकर, यानी वाटर प्रीहीटर करके आपका। तो ये एक एनर्जी सेविंग का एक मेथड है, ये बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाने का एक मेथड है। और आप इतने रुपए एक इकोनोमाइजर लगा के आप इतने रुपए एक साल में बचा सकते हैं, इससे भी ज्यादा, बल्कि 17 आ रही है। ठीक है, तो ये पहला मेथड था। सेकंड वन, बाय इंक्रीजिंग द कंबशन एयर टेम्परेचर। ये भी इतने आप में बहुत ही अहम है। कंबशन एयर जितनी ज्यादा, कंबशन एयर की आपको पता है जरूरत पड़ती है आपके फ्यूल कंबशन के लिए। तो कंबशन एयर का जो टेम्परेचर है, अगर वो क्या होता है, अगर हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे एयर को फीडिंग करेंगे कंबशन के लिए, तो वो क्या करेगी, फर्नेस का टेम्परेचर हाई होता है 500 के आसपास, 500, 450, 500 डिग्री मान लो इतना होगा। तो आप उसको एयर दे रहे हो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो एयर क्या करती है, पहले अपना टेम्परेचर राइज करती है, फर्नेस से हीट लेगी और अपना टेम्परेचर राइज करेगी। इससे क्या होगा, ये जो हीट जो एयर को गर्म करने में जा रही है, अगर ये एयर पहले ही गर्म होगी तो ये हीट जा रही होगी बॉयलर के पानी में। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये भी लॉस है जो मोस्टली ओवरलुक है। तो इसको भी हम अपने इस मेथड से भी बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड कंबशन एयर, एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर कैन बी इंक्रीज्ड अप टू द ग्रेट एक्सटेंट। इसको हम एक उदाहरण के हेल्प से इसको भी समझेंगे। For example, considering a 2 TPS boiler running on a coal of calorific value 5500 kilocalorie per kilogram, combustion air required 3280 into 1.21 अच्छा किलोग्राम पर आवर में करना है, ये मीटर क्यूब पर आवर है, क्योंकि आप जानते हैं 1 TPH के लिए 1640 मीटर क्यूब पर घंटा कम्बशन एयर का हम जो डिफाइन यूज करते हैं बॉयलर में कोल के लिए कितना करते हैं। ठीक, तो 2 TPH के लिए 3280 हो गया, और इसको मास फ्लो रेट में इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आ जाएगा। इनलेट टेम्परेचर आपका एयर का 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। सिंस एन एपीएस प्रोवाइड्स द कंबशन एयर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप एपीएस लगा दें तो जो एपीएस के एग्जिट पे हमें एयर का कंबशन एयर का टेम्परेचर मिलता है वो लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हम 80 अचीव कर पाते हैं, तो temperature so we will calculate on the basis of this heat taken by the combustion air in furnace, ये मास फ्लो रेट, स्पेसिफिक हीट और इसका टेम्परेचर डिफरेंस 80 से 50 कितना था, 30 से 80 यानी 50, तो इतने किलो कैलोरी पर आवर आपकी एनर्जी जा रही है एयर का टेम्परेचर राइज करने में। फिर अब बॉयलर 15 घंटा रन करता है और 300 दिन तक रन करता है, तो इतनी एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाएगी पूरे साल में उस हवा का टेम्परेचर राइज करने में। और जो इसको अगर इसकी कैलोरी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो ये बैठ जाएगा लगभग इतना 38,834.27 किलोग्राम ऑफ कोल। और अगर 20 रुपए इसकी मैंने कॉस्ट ली है, 20 रुपए किलो, नहीं होगा, तो लगभग 7.5 लाख रुपए आपके एक साल में फ्यूल पे इसमें चले गए कि आप इसका टेम्परेचर राइज कर दें। तो इतनी ह्यूज सेविंग आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर प्रीहीटर। ठीक है साहब, तो ये भी अपने आप में एक अहम रोल निभाता है बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाने में। जहां तक फीड वाटर टेम्परेचर जितना है उतना ही इंपॉर्टेंट ये है।
सेकंड वन इज थर्ड वन इज बाय ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एक्सेस एयर इन फर्नेस। जी, ये सबसे ओवरलुक्ड कंसेप्ट है, इसको ये सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला है। हम बॉयलर में फीड आईडी फैन एफडी फैन ले लेते हैं या लगा देते हैं या देख भी रहे लग रहा है, लेकिन हमें एक्चुअली ये नहीं पता कि इसको कितनी एयर की आवश्यकता पड़ेगी। क्या पता अगर हम उसको ज्यादा दे रहे हैं तब भी नुकसान है, तो कम दे रहे हैं तब भी नुकसान है, तो हम पहले ज्यादा की बात करते हैं। आप जानते हैं जैसा भी मैंने बताया, एयर अगर ठंडी होगी टेम्परेचर राइज में लेती है एनर्जी, और ठंडी के साथ साथ में उसको ज्यादा और कर देंगे तो वो ज्यादा एनर्जी लेगी, ज्यादा हीट ले रही होगी, टेम्परेचर राइज होने में ज्यादा नुकसान हो रहा होगा। तो एक्सेस एयर को मेंटेन करना, ऑप्टिमाइज करना, ये बहुत जरूरी है बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। आप ये इस ग्राफ से समझ सकते हैं। हालांकि 15% लगभग हम मान के चलते हैं कि एक्सेस एयर में कंप्लीट कंबशन के लिए देनी पड़ेगी, क्योंकि हम एग्जैक्ट बिल्कुल ऑप्टिमम एयर फ्यूल रेशियो हम फर्नेस के अंदर मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि आइडियल कंडीशन अचीव करना इम्पॉसिबल है। और आइडियल कंडीशन में हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं एयर रिक्वायर्ड की, तो उससे हमें 10 से 15% ज़्यादा लेकर चलना होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर मायने करते हैं, जैसे कि कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ एयर ऑक्सीजन एंड फ्यूल, क्योंकि फ्यूल का ऑक्सीडाइजेशन तभी होगा जब ऑक्सीजन उसके कॉन्टैक्ट में आ रही होगी। अगर आप बिल्कुल ऑप्टिमम देंगे, और आपने देखा होगा फ्यूल रखा हुआ होता है कुछ कॉन्टैक्ट में नहीं आता, जिस वजह से उसकी कंप्लीट कंबशन नहीं होता, तो कुछ अनबर्न फ्यूल भी रह जाता है। तो हम 15% लगभग इसको एक्सेस एयर देते हैं ऑप्टिमम से आगे। और अगर इससे आप आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इस लेवल में चलेगा, उसकी एफिशिएंसी भी लगभग इसी फॉर्म में चलती है। ये देखिएगा, 25 से 35 यानी कि 10% ऑफ ऑक्सीजन एक्सेस एयर पे 0.5 के आसपास से लगभग इतना ज़्यादा है कि 1-1.25% के आसपास ये एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है। 10% एक्सेस एयर पे लगभग 1% एफिशिएंसी आपकी हार आ रही है। तो एक्सेस एयर को भी ऑप्टिमाइज करना, उसको बिल्कुल जितना हमारा कैलकुलेटेड मेथड है उसके लगभग में रखना, ये भी बॉयलर एफिशिएंसी बढ़ाने में काम आता है। ये भी उतना ही जरूरी है। जनरली मोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि एयरेटर और इकोनोमाइजर, ये भी अहम है। आईडी फैन का सिलेक्शन, और इसके साथ में और भी नुकसान है। आपने अगर एक्सेस एयर का आईडी फैन लगा लिया या एफडी फैन लगा लिया, तो फिर आपको हायर कैपेसिटी का मोटर चाहिए होगा। मोटर, इससे आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी कम होगी, बॉयलर की एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। तो ये इसको ऑप्टिमाइज करना भी बहुत जरूरी है। बाय रिड्यूसिंग द फ्लू गैस टेम्परेचर, जी सबसे ज़्यादा लॉस लगभग ऐसा मानते यही होता है, ठीक, लेकिन इससे ज़्यादा भी चीज होता है वो आगे आएगा। ये फ्लू गैस टेम्परेचर जो होता है, जब हमारी ये फ्लू ये ऑप्टिमम लेवल है, अगर उससे ज़्यादा जितना ज़्यादा जा रहा होगा फ्लू गैस का टेम्परेचर, तो हमारा एनर्जी गैस वाले फ्लू गैस को सारी एटमॉस्फेयर में जा रही है जितनी है। इसका मतलब वो जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो पानी में नहीं गई, और जब वो पानी में नहीं गई तो फ्लू गैस में चली गई, यानी कि वेस्ट हो गई। तो ये होता किस वजह से? इसके कारण है या तो आपने उसको हीट ट्रांसफर एरिया कम दिया हो अंदर बॉयलर के, वो तुरंत गई और तुरंत निकल गई, उसका कॉन्टैक्ट टाइम कम रहा। दूसरा, या फिर आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो फ्लू गैस की, आपने आईडी फैन हायर कैपेसिटी का वेलोसिटी ज़्यादा है, उसे प्रॉपर टाइम ही नहीं मिला अंदर रुकने का, वो बॉयलर से बाहर आ गया। तो दो केस में और भी बहुत सारे हैं, ये तो मेन जनरल ऑब्जर्वेशन में आती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज हो, और टेम्परेचर राइज हो गया फ्लू गैसेस का, तो हमारी हीट लॉस होगी, यानी कि बॉयलर की जो जितना यूटिलाइजेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है फ्यूल का। तो इसको भी हम कम कर सकते हैं। कम देखिए, इसका जो इफेक्ट है दिखाई दे रहा है इसमें। अगर फ्लू गैस का टेम्परेचर आप लगभग 50 डिग्री में 2% बॉयलर एफिशिएंसी ले सकते, तो ये हमारा है बगैस के लिए। अगर फ्यूल आपका बगैस है तो उस पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर फ्लू गैस का टेम्परेचर कम करते हैं तो लगभग 2%, 2-2.5% के आसपास बॉयलर एफिशिएंसी राइज करती। ठीक, अब बात ये आती है कि जब ऐसा है हम फ्लू गैस टेम्परेचर कम कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना उन्हें हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी लेके छोड़े, क्यों उनको हम 200-250 पर छोड़ते हैं? तो इसका रीजन एक और है, हम फ्लू गैस का टेम्परेचर जो रखते हैं वो 150 पे समथिंग रखते हैं, 150 रखना ही चाहिए,
क्यों? क्योंकि अब फ्यूल जो हमारे फ्यूल है उनमें क्या होता है, सल्फर क्या होता है, ऑक्सीडाइज, क्योंकि कंबस्शन इज एन ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस। जब उसका ऑक्सीडाइज होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, फिर वो बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। और वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वेपर फॉर्म में, हाई टेम्परेचर। उसका जो ड्यू पॉइंट है, एसिडिक ड्यू पॉइंट, एडीपी बोलते हैं इसको, वो है लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वो फ्लू गैस का टेम्परेचर आपका उस 150 से नीचे आ गया, हालांकि एक और दूसरी और होते हैं पर सबसे इसको मान लें, इसका हाइयर मतलब होता है एडीपी, एसिडिक ड्यू पॉइंट। अगर 150 से नीचे आ गया तो ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी चीनी में ये चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो ये बह के निकलता है नीचे, जहाँ भी कॉन्टैक्ट में होगा ये इकट्ठा होकर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और एसिड क्या काम करता है, करो 6 महीने के अंदर आपका आईडी चीनी खा जाता है, ठीक है। तो इसमें बचाव यह है कि आप टेम्परेचर कम तो करें लेकिन 150 से कम ना, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी बॉयलर प्रोसेसिंग वाले को या जो भी बॉयलर स्टीम प्रोसेसिंग है उनको बॉयलर के बाद, आईडी फैन के बाद, एपीएच के बाद इनके बीच में टेम्परेचर मीटर के लिए टेम्परेचर मीजरिंग डिवाइस लगानी जरूरी है, जिससे कि वो टेम्परेचर कंट्रोल कर सके, ठीक। नहीं तो पता नहीं चलेगा कहाँ कम हो रहा है, कौन सी डिवाइस में कम हो रहा है, ठीक है सर। एक कारण इसका और भी होता है, वो है सूप जानते हैं ना, अनबर्न जब हमारा फ्यूल रह जाता है तो वो काली जो होती है तरीके की, वो चिपकनी स्टार्ट हो जाती है हमारे एबीएच पे, इकोनोमाइजर पे, तो हीट ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हो पाती। तो जब हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी तो फ्लू गैस का टेम्परेचर हाई रहेगा, उधर आपका एबीएच की एफिशिएंसी घट जाएगी, इकोनोमाइजर की घट जाएगी, इधर फ्लू गैस आपकी हाई टेम्परेचर पर एग्जिट कर रही होगी, ठीक। तो ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं। तो आप फ्लू गैस टेम्परेचर को मेंटेन करके, और जो कि अहम है करना चाहिए, तो आप इस बॉयलर एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है, ठीक। ऐसे कम करो 2.5%, हाँ ये देखो 2.5% इंक्रीज द बॉयलर एफिशिएंसी इज एक्सपेक्टेड। कंफर्म मतलब हार्ड नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन एक्सपेक्टेड है फॉर ईच 50 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन द फ्लू गैस टेम्परेचर। एग्जांपल एक इसको एग्जांपल की हेल्प से दिखाया गया है। कंसीडरिंग ए 2 TPS बॉयलर रनिंग ऑन कोल ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इतना, तो ऑप्टिमम फ्लू गैस रिक्वायरमेंट टेम्परेचर इज 150 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं मान के चल रहा हूं कि फ्लू गैस का एग्जिट टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेट्स टेक द केस व्हेन फ्लू गैस टेम्परेचर इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फ्लू गैस का फॉल हुआ है तो उसका क्या प्रभाव होगा, कितना कॉस्टली पड़ेगा वो आपको, वो दिखाया गया है। एयर रिक्वायर्ड फॉर 2 TPS बॉयलर इज 3280 मीटर क्यूब पर घंटा। 10 of air mass flow rate, specific heat and temperature difference is 29,889 किलो कैलोरी पर घंटा। आपकी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे में एनर्जी फ्लू गैस में बाहर 1 घंटे रन्स बॉयलर रन्स 15 आवर पर डे फॉर 300 डेज इन ए ईयर, दैट इट विल बी इक्वल्स टू द 24,454 किलोग्राम ऑफ कोल, ठीक। और अगर इसको 20 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक साल में आपको वो 50 डिग्री टेम्परेचर इतने महंगा पड़ जाएगा, जिसको भी आप बचा सकते हैं आप अपने मेंटेनेंस के थ्रू, अपने जहाँ पर भी काली जो फूड जमा हो रखा है वो टेम्परेचर मेजरमेंट करके, ठीक, हीट ट्रांसफर एरिया प्रोवाइड करा के, तो इन सब चीज़ से आप फ्लू गैस का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं और इतने रुपये बचा सकते हैं एक साल में। By using the pressurized condensate recovery, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसमें ये बहुत ही ओवरलुक है और बहुत लोग इसे नजरअंदाज करते हैं और मुझे नहीं पता कैसे क्यों करते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये क्या करते हैं, 2 तरह की इस कंडेंसेट रिकवरी होती है। होती तो अब तो बहुत तरीके की है, लेकिन जनरली 2 तरीके से क्लासिफाइड है, वेंटिड एंड प्रेशराइज्ड। तो हम आज प्रेशराइज्ड से बात करेंगे कि कितना इफेक्टिव है, कितनी बॉयलर एफिशिएंसी बचा सकता है, बढ़ा सकता है, तो कितने पैसे आपके इंप्रूव मतलब बचा सकता है एक साल में। इसमें होता क्या है, हमारा प्रोसेस से होने के बाद में स्टीम को एक प्रेशराइज्ड इक्विपमेंट में, डिवाइस में जिसका प्रेशर हाई होता है उसमें एक्यूमुलेट करते हैं और सीधा का सीधा बॉयलर में फीडिंग करते हैं। कोई झंझट नहीं होता बिल्कुल भी, ना ट्रीटमेंट का ना कुछ, ठीक। ये इसका वर्किंग है, इसको भी एग्जांपल से दिखाया गया है। कंसीडरिंग अ 2 TPS बॉयलर विद 90% कंडेंसेट रिकवरी, अगर आपका 90% कंडेंसेट रिकवर हो रहा है, रनिंग ऑन कोल कैलोरी टाइम इतना, लेट्स एग्जामिन व्हाट
दिस कंडेंसेट इज स्टोर्ड इन ए फ्लैश टैंक एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये आपका 90% कंडेंसेट को आप एक सीधे फ्लैश टैंक में लाके स्टोर कर लें, ठीक, तब कितना नुकसान हो सकता है वो दिखाया गया है। और उस नुकसान को बचाता है आपका प्रेशराइज्ड कंडेंसेट रिकवरी सिस्टम, यानी कि जो थर्मोडाइन बनाता है प्रेशराइज्ड कंडेंसेट रिकवरी मॉड्यूल, पीसीआरएम के नाम से हम बनाते हैं उसको, ठीक। तो द अमाउंट ऑफ फ्लैश स्टीम जनरेटेड, अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका कंडेंसेट आ रहा है, उसका प्रेशर 10.5 kg है, लेकिन टेम्परेचर उसका मान लो सराउंडिंग में लूज करने के बाद जब तक वो आपका सिस्टम पे आया उसका 140 डिग्री बचा, ठीक, और वो उसने एक्यूमुलेट कर लिया, तो उसको 140 पे आने के बाद उसको इकट्ठा करेंगे तो कितना % उसमें से पानी उड़ जाएगा। होता क्या है, उड़ेगा क्योंकि हाई प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और जब बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो 10 बार पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर प्रेशर हमारा 10 बार है तो हमारा जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक। अब हमारा जो कंडेंसेट आ रहा है वो 10.5 के आसपास आ रहा है, ठीक, 10.5 के आने के, लेकिन उसका टेम्परेचर है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे ही उसको हमने एटमॉस्फेरिक में लाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका 10.5 था तो ये लिक्विड था 140 पे, और जैसे ही हमने इसको फ्लैश टैंक में रखा क्योंकि वहां तो 100 डिग्री चाहिए, तो इसका 140 है, तो ये क्या करेगा, भाप बन जाएगा। ये भाप बन के अब वो तुम्हारा वेंटेड है, आप उसको सीधा कलेक्ट कर रहे हैं, तो जहां से भी निकलने की जरूरत पड़ेगी, दिखाई देगी जगह, वहीं से बाहर हो जाएगी उसकी। और कितनी बनेगी वो देखते हैं, तो 7.5%, 7.4% हमारी, अगर 140 का कंडेंसेट टेम्परेचर है और इसको हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे इकट्ठा करते हैं तो 7.5% आपका जो पानी है वो स्टीम में बन के उड़ जाता है सराउंडिंग, ठीक। तो 7.5 अमाउंट ऑफ कंडेंसेट रिटर्निंग 1800, क्योंकि 90% है, 1800 किलोग्राम, और इसका 7.5% आया 133 किलोग्राम पर घंटा पानी आपका स्टीम बन के उड़ गया। अब ये पानी तो गया ही गया, इसके साथ में एनर्जी भी हुई, स्टीम है? तो if the boiler runs 15 hours per day for 300 days in a year, then the mass of flash steam in a year evaporated to the atmosphere 5,99,850 किलोग्राम पानी आपका एक साल में स्टीम बन के उड़ जाएगा 90% कंडेंसेट रिकवरी के साथ। एनर्जी लॉस विद द फ्लैश स्टीम, ये फ्लैश स्टीम के रूप में उड़ेगा, इसके साथ में पानी के साथ में जो एनर्जी जा रही होगी इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया वाटर की कैलोरी, जो फेज ट्रांजिशन HFC बोलते हैं उसको, जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मान लो अगर वैसे तो 640 के समथिंग होती है और 40 डिग्री पे हमारा जनरल होता है, तो डिफरेंस मैंने लिया है जब सब में, तो ये 600 का मल्टीप्लाई किया, इससे कम नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। तो कितना बना ये 65 करोड़ पहुँच गए, तो लगभग इतना किलो कैलोरी पर ईयर आपके वेस्ट हो, ठीक। अगर आप इसको किलो कैलोरी वैल्यू ऑफ फ्यूल से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग इतने किलोग्राम ऑफ फ्यूल, 65,438 किलोग्राम फ्यूल आपका कहाँ चला गया, उस कंडेंसेट के साथ चला, और जिसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो भैया 13 लाख रुपए आपके एनर्जी पानी की कीमत नहीं जोड़ी, ये सिर्फ एनर्जी की है जो उसको स्टीम उसकी सेव हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना, इसको जरूर लगाना, ऐसा बताया कि सेल्स वालों कि लगा वही से लेकिन इसे दो। Using insulation over steam, main and other heated components. चार्ज लगा ओके, हाँ, तो नेक्स्ट मैं यूजिंग इंसुलेशन ओवर स्टीम मेन एंड अदर हीटिंग कंपोनेंट। जितने भी हमारे यहाँ से भी कंडेंसेट हो रहा होगा या स्टीम जा रही होगी सभी के सब हीटेड होंगे, सभी का टेम्परेचर हाई होगा, ठीक। तो हम उस हीट को भी बचा के अपने बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट ये भी है जो आपका स्टीम में है,
उसकी अगर एनर्जी लूज हो रही है सराउंडिंग में, वो नेक्ड है विदाउट इंसुलेशन के है, तो वो क्या करेगा कि जैसे कि यही स्टीम जा रही है तो ये हीट लूज करेगा, और जब हीट लूज करेगा तो जो उसके अंदर स्टीम है वो क्या करेगी, कंडेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो कंडेंस होकर कंडेंसेट बनेगा। तो इसका नुकसान ये होगा जितनी हमारी स्टीम चाहिए होगी प्रोसेस में एक्चुअल, वो नहीं पहुंच पाएगी। दूसरा नुकसान ये होगा, आपको जगह जगह पर कंडेंसेट एक्यूमुलेट करने के लिए ड्रिप लैग, स्टीम ट्रैप, समथिंग लगाना पड़ेगा। ठीक, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी क्योंकि आपको ये अरेंजमेंट देने पड़ेंगे, ड्रिप लैग वगैरह देना पड़ेगा, स्टीम ट्रैप बढ़ाने पड़ेंगे, और आपका जो प्रोसेस है वो भी खराब होगा क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट नहीं पहुँच रही होगी, क्योंकि आपका तो स्टीम कंडेंस होगा, पानी बनेगा। तो इस हीट को बचाकर ये फ्यूल को बचाएगा ही बचाएगा, आपके प्रोसेस को भी बढ़ाएगा, वहाँ पर कंप्लीट हीट पहुँचेगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम होगी। तो ये सारे फायदे छोटे से इंस्पिरेशन से हम ले सकते हैं। तो ये भी बॉयलर सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल है। पर रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट इन द फ्यूल, जनरली क्या होता है, हम जो फ्यूल्स होता है रखा हुआ होता है ऐसे एटमोसफियर में, तो जितना भी हमारा एटमोसफियर का मॉइस्चर है वो तो वो ग्रैब करता ही करता है। कुछ ऊपर अपकीपिंग यानी कि कुछ मतलब ऐसे ही बैंड में छोड़ देते हैं, रख रखाव में लापरवाही के कारण उसमें बहुत मॉइस्चर आ जाता है, बारिश से छोड़ दिया कोयला सूख जाएगा, लेकिन नीचे नहीं रहेगी, उसमें होना चाहिए था इसमें 1.5% हो गया 4% मॉइस्चर। ठीक, तो इस मॉइस्चर से भी नुकसान होता है। होता क्या है, जब इसको एक्सेस मॉइस्चर वाले फ्यूल को बॉयलर फर्नेस में डालते हैं तो जो मॉइस्चर होता है वो हीट लेता है फर्नेस से, तो फर्नेस का टेम्परेचर डाउन होगा और वो मॉइस्चर वेपर फॉर्म में बन के फ्लू गैस के साथ बाहर निकल जाएगा। तो हुआ कुछ नहीं, अल्टीमेटली हमने उससे उस मॉइस्चर को लिक्विड से वेपर में बना के फ्लू गैस में बाहर निकाल दिया। ठीक, तो वहाँ पर हमारी एनर्जी लूज हुई। तो हम मॉइस्चर को, इससे दूसरा नुकसान ये है कि कैलोरी वैल्यू कम कर देता है, जितनी हीट इसको लिबरेट करनी चाहिए उतनी फ्यूल को उतनी लिबरेट नहीं कर पाएगा। मान लो 5500 कैलोरी वैल्यू है कोयले की, तो उसकी कम हो जाएगी। ठीक, और उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो एफिशिएंसी बॉयलर आपको नहीं दे पाएगा। तीसरा नुकसान ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी जो होगी एक्सेस जो निकलने की है वो ज़्यादा हो जाएगी। चौथा यह है कि जो काली पत्ती सूट बोलते हैं वो जमनी ज़्यादा हो जाएगी। इसका आपको पता है, अगर वो जमनी स्टार्ट हो जाएगी तो आपके डिवाइस जो अलग हैं, जो बॉयलर के बाहर लगे हुए हैं एपीएल डिवॉल्वाइजर, उनकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। उनकी खत्म होने लगेगी तो आपका सिस्टम सारा समय के साथ में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सबके सबकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी और ये ऑप्टिमम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो मॉइस्चर को कंट्रोल करके भी बॉयलर की एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। इसको जो ये दिखाया हुआ है पर 10% मॉइस्चर कंटेंट के साथ में इसकी लगभग ये दिया हुआ है बैगेज का ऐसा है, तो लगभग 2 मिलियन जूल पर किलोग्राम कम हो रहे हैं कैलोरी वैल्यू, मतलब इसकी जो हीट रिफ्लेक्ट करेगा तो वो उतनी नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इसको भी हम ऑप्टिमाइज करके इसको कम करके अपने फ्यूल की रख रखाव ठीक से करके साइड में रख के बोरियों में बंद करके, जैसे आपका वो होता है हस्त, है ना, हस्त पाउडर फ्लूटाइज गाइड चलाते हैं या हस्त है सिंपल अगर चला रखा है तो उसको भी हम उसका रख रखाव ठीक से करेंगे, नीचे से अच्छा पक्का फ्लोर दें जिसकी वजह से मोटर ना जमीन से ना ले। ठीक, तो इससे भी हमारी बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक, नेक्स्ट वन इज बाय वाटर ट्रीटमेंट। ये सबसे अहम है, सबसे ज़्यादा समस्या इसी की वजह से आती है बॉयलर। ठीक, होता क्या है, जितने भी बॉयलर में इम्प्यूरिटीज होती हैं, जितने कार्बोनेट हो, हार्ड वाटर हो, पीएच कम हो ज़्यादा हो, इन सब के कुछ ना कुछ दुष्परिणाम है बॉयलर, उसकी एफिशिएंसी को डिग्रेड ही करेगा। जैसे जैसे बॉयलर में स्टीम बननी स्टार्ट होती है तो जितनी भी इम्प्यूरिटीज होती है ये तो वेपराइज फॉर्म होती है, ये क्या करेगी, बॉयलर पे जमना स्टार्ट हो जाएगी और एक समय के बाद जब जमना स्टार्ट हो जाएगी तो बॉयलर की जो हीट ट्रांसफर है उसमें ऐसे बैरियर वर्क करती है, प्रॉपर हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है, स्केलिंग होने लगेगी। बेसिकली स्केलिंग हार्डनेस की वजह से होती है। तो उससे क्या होगा, जब हीट नहीं पहुंच पाएगी, मान लो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर आपका पानी चल रहा है या बाहर है और इधर आपका वो जम गैस है, तो जितनी यहाँ से फ्लू गैस
जैसे ब्लो डाउन का मोटर आएगा, ब्लो डाउन मोटर आएगा, इसको एक कंटेनर में रखें, ठीक। तो इसमें क्या होगा, कुछ फ्लैश स्टीम बनेगी और कुछ पानी आ जाएगा, कुछ में रहेगा। तो इस फ्लैश स्टीम का हम यूज करते हैं डीरेटेड टैंक में, ठीक। डीरेटेड टैंक में चला जाएगा। डीरेटेड टैंक किस काम आता है, आपका डीएसिडिफिकेशन में, वहां पर पानी का टेम्परेचर राइज किया जाता है। पानी का टेम्परेचर राइज करेंगे, उसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलने लगती है, ठीक है। उन्हें जैसे जैसे उनकी सोल्युबिलिटी कम हो जाती है टेम्परेचर के साथ, तो उसका यूज हम कर लेते हैं डीरेटेड टैंक में। तो ये यूटिलाइजेशन में आते हैं। सेकंड तो ये बचा गर्म, इसको हम एक हीट एक्सचेंजर ऐसा डिजाइन करें जिसको मेकअप वाटर हीटिंग में काम आ जाए, ठीक। तो ये ऑयल एंड सेल टाइप भी हो सकता है, अदर टाइप भी हो सकता है। तो इस पानी की जो ये ब्लो डाउन है, इसकी हीट को हम इस वाटर प्रीहीटर के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक। बाय यूटिलाइजिंग दिस अमाउंट ऑफ हीट यू कैन इंप्रूव द बॉयलर एफिशिएंसी। वाटर प्रीहीटिंग जो मेकअप वाटर है, उसकी हीट को हमने क्या, उसका टेम्परेचर हमने राइज कर लिया। किसके, कहां से हीट लेके, ब्लो डाउन होने से। अन्यथा ये कहां जा रहा था, प्रदेश था, ठीक। तो इसका ये प्रोसेस है और दोनों यूटिलाइजेशन जी। इसमें फिर स्केल हाँ, स्केल मैं बताता हूँ, इसकी डिजाइनिंग ही किसी हीट एक्सचेंजर की ऐसे होती है कि ये इसी ये मडी टाइप है ना, ये तो स्केल बहुत कम है, मडी टाइप जो होते हैं, मडी टाइप मतलब गार्ड टाइप, उस टाइप के फ्लो के यूज में कर सकता है। ये डिजाइनिंग पर डिपेंड करता है हीट एक्सचेंजर की, ठीक। ये हीट जो हम बनाते हैं, जो हम देखते हैं जनरली वो वाटर वाले हैं, लेकिन हीट एक्सचेंजर का प्लास्टिक जैसे फ्लूइड से ले सकते हैं, जैसे प्लास्टिक को गर्म करने में निकल जाता हो है, उस तरीके का फ्लूइड का हीट एक्सचेंजर होता है। तो अगर हमारे पास में डिवाइस है तो हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हीट एक्सचेंजर आगे इसका टेम्परेचर कर लेंगे, तो जितना भी ये हीट था फिर हमारा सिर्फ किस चीज में नुकसान होगा, पानी का होगा, अपनी हीट तो बच गई, ठीक है ना जी। ये डीएनएटेड टैंक में होता है दो काम करता है। एक तो वाटर स्टोरेज का, ये नीचे वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला डीएरेशन का। डीएरेशन एक प्रोसेस का नाम है जिस उसका मतलब है कि पानी में जितनी पानी के रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है, इसमें गैसेज होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड। जो समुद्र में मछलियां सांस लेती है ना ऑक्सीजन, मेन ऑक्सीजन रिमूव करता है ये, ठीक ठीक ठीक, वही मैं समझ। तो वो क्या करती है, अगर उसको हम इसमें से पानी में से ना निकालें तो ऑक्सीजन हमारे सिस्टम में क्या होगा, टेम्परेचर हमारा 100 से ऊपर पहुंच जाएगा स्टीम का, और जब टेम्परेचर स्टीम का ऊपर पहुंचता है पानी का, तो वो ऑक्सीजन पानी से बाहर आ जाएगी, क्योंकि उसकी सोल्युबिलिटी 100 डिग्री में 0 है पानी में। और जब वो ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी तो वो हमारा सारा सेटअप बना हुआ है लोहे का, आयरन का। आयरन ऑक्साइड मतलब कि वो आयरन से क्या करेगी, रिएक्ट करने लगेगी, और रिएक्ट करेगी तो ऑक्साइड बनाएगी ऑक्सीजन, और उस ऑक्साइड को ही वो आयरन ऑक्साइड को बोलते हैं कोरोजन, यानी कि जंग। और वो जंग लगने लगेगा हमारे सिस्टम, और जब जंग लगने लगेगा तो सिस्टम फेल हो जाएगा 2-4 साल में। तो उस चीज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी को ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। उसको करते हैं कैसे, क्योंकि हम जानते हैं सोल्युबिलिटी गैस की पानी में 0 है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इसी चीज का फायदा उठाते हैं, हम फ्लैश स्टीम को इंजेक्ट कराते हैं एक साइड से, और एक साइड से लेते हैं हम वाटर, ठीक, और इधर इसमें एयर वेंट लगा हुआ है। तो वो जैसे ही ये बोटिंग डिजाइन होता है, ये ट्रे टाइप है, ऊपर से एक नोजल से पानी आ रहा होगा स्प्रे, इधर से स्टीम, जैसे दोनों में कॉन्टैक्ट होगा इसका टेम्परेचर राइज होगा, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन हल्की गैस है तो एयर वेंट के थ्रू बाहर निकल जाएगी, और आपका पानी ऑक्सीजन मुक्त हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो गया, ठीक। तो ऐसा करना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को निकालते हैं। तो ये डीएरेशन टैंक का काम है, ठीक। ओके, नेक्स्ट वन इज बाय एप्रोप्रिएट डीएरेशन। अब वो तो हम कर रहे हैं डीएरेशन जो प्रोसेस है, हमने सोचा भाई, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया कि भाई यहाँ से अगर एयर निकाल दो, एयर खाली नहीं निकलती है। इन प्रैक्टिकल क्या होता है, एयर जितनी की ऑक्सीजन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो स्टीम के साथ निकलती है, क्योंकि ऐसा तो लोग इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है खाली एयर निकल जाए स्टीम ना निकले, तो ये स्टीम तो निकलेगी निकले। तो जनरल क्या करते हैं, जितने भी इंडस्ट्री में यूज है ऑपरेटर है वो सोचते हैं इतनी ज़्यादा स्टीम निकल जाएगी उतना ज़्यादा बढ़िया, उन्हें पता नहीं होता एक्चुअली क्या है, लेकिन इसके लिए इतनी ज़्यादा स्टीम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर यहाँ से हम स्टीम बाहर निकाल रहे हैं एयर के साथ में, तो अल्टीमेटली हम लूज कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, और अगर हम लूज कर रहे हैं तो इसका मतलब बोल रहे हैं एफिशिएंसी डाउन जा रही है।
क्योंकि हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो भोजन की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस वाले को इसको एप्रोप्रिएट करते हैं, इसकी जो डिजाइनिंग है, इसका जो इसमें भी बहुत एयर वेंट है, उसको उतना खोले ज्यादा स्टीम इससे बाहर ना निकले। ठीक, ये प्रेशराइज होता है, इसका प्रेशर हाई होता है और इसकी स्टीम को ऑप्टिमाइज करके जो ज्यादा बाहर ना निकले, एप्रोप्रिएट निकले, लगभग आधा किलो स्टीम आपके 5 ppm अगर ऑक्सीजन लेवल है वाटर में तो आधा किलो स्टीम पर आवर निकलनी चाहिए, उससे आपका निकल जाएगा लगभग इतना ही आता है। अब जनरली क्या होता है, हमें आधा किलो मतलब वो बोल देगा और निकल जाएगी 5-7 किलो, तो सारी एनर्जी लॉस है। ठीक है, तो इस चीज को ऑप्टिमाइज करके हम अपने भोजन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। दिस वाज द लास्ट। ये 10 बेस्ट वे थे जो सभी को जाननी चाहिए, हमारे लिए जानना जरूरी है, जिनकी हेल्प से हम अपने भोजन सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको दिखाया, सभी की कैलकुलेशन है, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि समय हमारा ज़्यादा लग जाएगा तो इसलिए मैंने 2 सारी लिखी है, सभी का राइटअप है। अगर आप चाहें तो इन पर्सन मेरे से मिलकर कुछ आपकी क्वेरी हो और भी ज़्यादा कुछ सीखना हो इस बारे में तो मेरे से ले सकते हैं। ठीक, सभी की कैलकुलेशन है, एक का पता लग जाएगा कि पर घंटे के बेसिस पे पर 1 साल में आप कहाँ कितना यूज करना है। ठीक, जैसा कि मैंने शुरू में दिखाया था आपको। ओके सर, एक CVD होता है ना, CVD एक्चुअली बुलेट होता है। हाँ, वो